हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है दीवानगी भाग 31। डिवाइन 7 स्टार होटल। उस लड़की की चीख इतनी जोर से थी कि पूरे कमरे में गूंज उठी। वो लड़की अब सुबक सुबक कर रोने लगी थी, पर समीर पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो बस उस लड़की को किस कर और बाइट किए जा रहा था। उसके भार बिल्कुल लाल हो चुके थे। समीर उस लड़की को छोड़ता है और अपने कपड़ों को निकाल कर फेंक देता है। उस लड़की की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। उस लड़की की ज़्यादा एज भी नहीं थी। वो कांप रही थी। उसके शरीर में एक अलग सिहरन दौड़ रही थी। उसकी सिसकियां अब पूरे कमरे में गूंजने लगी थी, जिससे समीर और भी ज़्यादा एक्साइटेड होता जा रहा था। वो उठता है और अपने हार्ड डिस्क को उस लड़की की नाजुकता में सेट कर एंटर करता है। आह सर, नो प्लीज़। समीर काफ़ी वाइडली अपनी कमर को मूव कर रहा था। उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी। उस लड़की को बेहद दर्द हो रहा था। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी चीख जैसे समीर के कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। वो अपने नशे में इतना धुत था कि आज वो किसी लड़की के साथ एक जानवर जैसा बिहेव कर रहा है, उसे खुद को भी पता नहीं था। समीर पूरे 3 घंटे तक उस लड़की के साथ अपने डिज़ायर पूरी करता रहता है। वो लड़की अब थक हार कर और दर्द से तड़प कर बेहोश हो चुकी थी। समीर भी अपने नशे में उस लड़की के ऊपर ही सो गया था। सिंघल विला। राघव अपने विला में गुस्से से इधर उधर घूम रहा था। उसके सामने एक बॉडीगार्ड खड़ा था, जिसके शरीर से खून बह रहा था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, लेकिन फिर भी वो अपनी ताकत जुटाकर राघव के सामने खड़ा था, क्योंकि वो जानता था राघव का गुस्सा बेहद ज़्यादा खतरनाक है। राघव गुस्से से कहता है, आखिर ये सब हुआ कैसे? कहाँ गई आरवी? कौन लेकर गया उसे? तुम सब इतने कमज़ोर हो कि किसी के आगे ऐसे ही झुक गए? बॉडीगार्ड राघव को हैरानी से देख रहा था। वो अपने मन में ही कहता है, सर, बाहर सारे बॉडीगार्ड की लाशें पीछे पड़ी है और आपको लग रहा है कि हम झुक गए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि ये बात राघव के सामने कह सके। वो हकलाते हुए ही कहता है, सर, हम सब अपनी ड्यूटी पर पूरी तरह से तैनात थे। अचानक बाहर से बहुत सारा धुआं आने लगा। सभी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और सबकी आंखों में वो धुआं भर चुका था। अचानक कई लोगों ने हम पर हमला किया। उन लोगों के हाथों में हथियार थे। वो सभी लोग बहुत सारे थे। उन सभी ने हम पर अचानक हमला किया, जिससे हम उनसे ज़्यादा लड़ नहीं पाए। मैं किसी तरह मैडम को बचाने के लिए विला के अंदर भागा कि तभी पीछे से मुझ पर किसी ने वार किया और मैं यहीं पर गिर गया। मेरे सर से खून निकल रहा था। सर, मैंने उठने की कोशिश की, पर मैं नहीं उठ पाया। वो लोग मैडम को ऊपर से लेकर आए और उनको खींचते हुए लेकर यहाँ से लेकर चले गए। मैडम बहुत चिल्ला रही थी सर, मदद मांग रही थी, लेकिन हम उनकी मदद नहीं कर पाए। राघव का गुस्सा अब संभाले नहीं संभल रहा था। वो पूरी तरह से कांप रहा था। उसे आरवी अपने सामने चाहिए थी, सही सलामत। उसकी जान निकली जा रही थी। ये सुनकर कि आरवी किस हालत में होगी और किसके साथ होगी, किसने उसको अगवा किया होगा। राघव ये तो जानता था कि आरवी किसी से बचकर यहाँ पर आई है और उसके साथ पहले भी बहुत कुछ हो चुका है, जिससे वो डरी सहमी सी रहती है। लेकिन ये किसकी वजह से हुआ है, उसे अब तक पता नहीं चलता था। आरवी एक बहुत ही बड़े खानदान की इकलौती बेटी थी, जो राजस्थान से बिलोंग करती थी। ये बात जब राघव को पता चली थी, उसने कई कोशिश करी कि आरवी के गुनहगार को पकड़ ले, लेकिन आज तक उसे पता नहीं चला कि आरवी के साथ क्या हुआ था। राघव अपने ही गुस्से में अपने विला में इधर से उधर घूम रहा था। वह अपना फ़ोन निकालता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके विला में कौन लोग आए थे उन सब की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है कि तभी उसके 4-5 बॉडीगार्ड एक घायल आदमी को खींचते हुए हॉल में लेकर आते हैं और ज़मीन पर पटक देते हैं। राघव उस आदमी को घूरते हुए अपने बॉडीगार्ड से कहता है, कौन है ये? राघव के बॉडीगार्ड में से एक बॉडीगार्ड आगे आकर अपने हाथ बांधकर कहता है, सर,
ये उन्हीं आदमियों में से है जिन्होंने बिला पर हमला किया था। उनके कई आदमी हमारे बॉडीगार्ड के हाथों मारे गए, बस यही जिंदा मिला है। राघव उस आदमी के पास पंजे के बल बैठता है और उसके बालों को खींचते हुए अपने दांत पीसकर कहता है, बता, वो लोग आरवी को कहाँ लेकर गए हैं और वो लोग कौन थे? वो आदमी अभी भी कुछ नहीं बोलता और चुप होकर राघव को देखने लगता है। उस आदमी के शरीर पर काफी चोटों के निशान थे और खून भी बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। राघव ये देखकर गुस्से में अपने पीछे से एक चाकू निकालता है और उसे उस आदमी के सीने में मार देता है। उस आदमी की जोरदार चीखें पूरे बिला में गूंज जाती है और राघव उस चाकू को और अंदर तक प्रेस करते हुए कहता है, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कौन थे वो आदमी? वो आदमी डरते हुए अपनी हकलाती आवाज में दर्द से बिलखते हुए कहता है, साहब, वो लोग राजस्थान से आए थे। राजस्थान जयपुर का एक बहुत बड़ा घराना है। वो लोग उधर के ही आदमी थे। राघव फिर से उस आदमी के बालों को खींचते हुए कहता है, कौन सा घराना? वो आदमी डरते हुए कहता है, राणा हवेली, राणा खानदान। राणा का नाम सुनकर राघव गुस्से से लाल हो जाता है और उठते हुए गुस्से से दांत पीसकर कहता है, राणा, तू कोई भी है, अगर मेरी आरवी को एक खरोच भी आई तो तुझे वहीं जिंदा चौराहे पर जला दूंगा। यह कहते हुए राघव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी और उसकी आंखों में ज्वालामुखी जैसा गुस्सा थी। डिवाइन 7 स्टार होटल। सुबह का वक्त, सूरज की रोशनी कमरे के अंदर सो रही उस लड़की पर पड़ती है। वह लड़की धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और उठने की कोशिश करती है कि तभी देखती है कि उसके पेट पर किसी का भारी भरकम हाथ रखा हुआ है। वह अपने बगल में सोए हुए समीर को देखती है और उसकी आंखों में कल रात की बातों को वह भरे गले से खुद से ही कहती है, सिया, एक कीमती चीज थी तेरे पास, तेरी इज्जत, आज वो भी किसी के हाथ लुट गई। बस इस दुनिया में तेरे लिए कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। ये सोचते हुए वो बेहद बुरी तरह से कांप रही थी और उसकी आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। सिया समीर का हाथ अपने पेट पर से हटाती है और धीरे धीरे उठने की कोशिश करती है। और जैसे ही उठती है, उसके शरीर में से एक तेज दर्द की लहर दौड़ पड़ती है और वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके लोअर बॉडी में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। वो ब्लैंकेट को अपने शरीर पर लपेटती है और नीचे पड़े अपने कपड़ों को देखती है जो कि बुरी तरह से फट चुके थे। उतने में ही समीर भी थोड़ी हलचल से उठ जाता है और अपना सर पकड़कर बेड पर बैठ जाता है। फिर वो सामने खड़ी लड़की को देखकर झटके से उठकर बेड से उठ जाता है। समीर उस लड़की को देखकर अपनी आंखें बंद करता है और उसके दिमाग में रात की बातें याद आने लगती है। समीर गिल्ट में सामने खड़ी लड़की को देखता है और अपनी गर्दन को नीचे करके धीरे से कहता है, देखो, मैं रात के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मुझे नहीं पता मैंने ये सब कैसे कर दिया, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। तुम जितने मांगोगी मैं उतने तुम्हें पैसे दूंगा। बस तुम मुझे रात के लिए माफ़ कर दो। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। समीर इतना बोल ही रहा था, सिया पीछे मुड़ती है और समीर को देखकर अपनी भीगी आंखों से रोते हुए गुस्से से कहती है, हर लड़की बिकाऊ नहीं होती साहब। आपने जो मेरे साथ किया है वो एक गुनाह है जिसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आपने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। यह बोलकर सिया वॉशरूम में भाग जाती है। समीर जब सिया को रोता हुआ खूबसूरत चेहरा देखता है तो उसकी आंखें तो जैसे सिया के चेहरे पर ही टिक जाती हैं और उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो अपनी गिल्ट भरी आंखों से उसे देखता रह जाता है। खुराना मेंशन। वाड़ी बेड पर किसी मासूम से बच्चे की तरह सो रही थी और देव उसे प्यार से देखते हुए लैपटॉप पर अपना काम करने लगता है। कुछ देर बाद वाड़ी की आंखें खुलती हैं और वो बेड पर उठकर बैठ जाती है। वो सोफे पर बैठे देव को देखती है जो अभी भी लैपटॉप पर अपने काम में डूबा हुआ था। वाड़ी उठती है, तभी उसके पेट में एक दर्द उठता है और उसके मुंह से आह निकल जाती है।
देव जैसे ही वाड़ी की दर्द भरी आवाज़ सुनता है वो तुरंत सोफे से उठकर वाड़ी के पास बेड पर बैठ जाता है और उसके सर को सहलाते हुए प्यार से कहता है, क्या हुआ बीबी, तुम ठीक तो हो? वाड़ी भीगी आंखों से देव का हाथ अपने पेट पर रखती है कि तभी देव को भी एक जोर का झटका महसूस होता है। उनका बच्चा वाड़ी के पेट में किक कर रहा था। यह महसूस कर दोनों के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और देव बार बार उसके पेट को टच करने लगता है, पर अब बेबी किक नहीं कर रहा था। वो डेस्परेट होकर वाड़ी से कहता है, बीवी अब क्या हुआ, ये शांत कैसे हो गया, ये किक क्यों नहीं कर रहा है? तभी वाड़ी कहती है, जब उसका मन होगा तभी तो करेगा, आपके कहने पर थोड़ी ना चलेगा। देव अपना मुंह बनाकर कहता है, क्यों नहीं चलेगा, मेरा बच्चा है तो मेरे कहने पर क्यों नहीं चलेगा? वाड़ी कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही देव का फोन रिंग करने लगता है। देव अपने फोन पर आ रहे कॉल को काट देता है कि तभी फोन दोबारा रिंग करने लगता है। देव इरिटेट होकर फोन रिसीव करता है तो दूसरी तरफ की बात सुनकर उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं और जबड़े कस जाते हैं। देव अपने एक्सप्रेशन को नॉर्मल करके वाड़ी को देखकर शांत भाव में कहता है, बीबी मुझे बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए बाहर जाना होगा। मुझे आने में करीबन 1 से 2 दिन लग जाएंगे। इन 2 दिनों में तुम अपना ध्यान रखोगी और घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाओगी। मैं बॉडीगार्ड को तुम्हारी सेफ्टी के लिए बाहर रखूँगा और नो बदमाशी, ओके? वाड़ी क्यूट सा चेहरा बना के हाँ में सिर हिला देती है। वाड़ी के इस प्यारे से एक्सप्रेशन को देखकर देव के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो वाड़ी के माथे को चूम कर अपने वार्डरोब में चला जाता है। कुछ देर बाद देव एक ब्लैक कलर के सूट में वाड़ी को गले लगाकर विला से निकल जाता है। वाड़ी देव को बाय करके डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और सीमा को देखकर एक शरारती मुस्कान देती है। सीमा भी वाड़ी की शरारती मुस्कान को देखकर ना में सर हिला देती है और किचन में जाकर उसके लिए एक वाइट सॉस पास्ता लेकर आती है, जिसे देखकर वाड़ी खुश होकर खाने लगती है। डिवाइन 7 स्टार होटल। समीर ने अपने कपड़े पहन लिए थे और वो बेचैनी से वॉशरूम की तरफ से देख रहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है और वो फ़ोन रिसीव करता है। दूसरी तरफ की बात सुनकर उसकी भी मुट्ठी कस जाती है और चेहरे पर एक सख्ती भरे एक्सप्रेशन आ जाते हैं। वो फ़ोन कट करता है और किसी को कॉल करके सिया के लिए कपड़े मंगाता है और रूम से चला जाता है। सिया थोड़ी देर बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती है। उसे अब बाहर से किसी की भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, इसीलिए वो वॉशरूम से बाहर आती है और रूम में चारों तरफ देखती है जहां अब समीर नहीं था। सिया आगे बढ़ती है और बेड पर रखे पैकेट को उठाती है जिसमें उसके लिए कपड़े रखे थे और साथ ही टेबल पर एक चेक रखा हुआ था। सिया एक फीकी सी मुस्कान के साथ उस चेक को देखती है और खुद से ही कहती है, गरीबों की इज्जत की सही कीमत लगा देते हैं ये अमीर लोग। हम गरीब की तकलीफ तो जैसे इन लोगों के लिए बस कुछ नोटों तक ही ज़रूरत होती है। यह कहते हुए सिया के चेहरे पर एक उदासी थी और आंखों में बेशुमार आंसू। उसके दिल में एक अलग सा दुख था और वो चाहती थी कि समीर उससे माफ़ी मांगे, पर इन पैसों को देखकर उसे एहसास हो गया था कि उसकी औकात सिर्फ एक वेट्रेस की है और उसकी इज्जत भी उस अमीर इंसान के लिए एक खरीदने वाली चीज़ थी। राणा हवेली, राजस्थान, जयपुर। आरवी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत कमरे में है। उस कमरे में हर जगह पिंजरे में चिड़िया बंद थी और उन चिड़िया की आवाज़ उस कमरे में गूंज रही थी। आरवी की नज़र अपने बगल के दूर लगे एक सोफे पर जाती है जहाँ पर रियांश अपने एक हाथ में वाइन का गिलास ली और एक हाथ में अपने बेल्ट को घुमा रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही मिस्टीरियस की स्माइल थी और आंखों में बेहिसाब गुस्सा। रियांश को देखकर आरवी डर से कांप रही थी और वो डरते हुए बेड से खड़ी हो जाती है और उस कमरे से भागने की कोशिश करती है, पर वो कमरा हर जगह से बंद था। आरवी रोते हुए दरवाज़ा पीट रही थी, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, खोलो दरवाज़ा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाना है,
प्लीज़ खोलो दरवाज़ा। आरवी रोते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए चिल्ला रही थी कि तभी पीछे से रेयांश उसके बालों को पकड़ता है और खींचकर उसे बेड की तरफ लेकर जाता है और बेड पर पटकते हुए गुस्से से कहता है, बस करो जान, तुमने पहले ही रेयांश राणा के गुस्से को बहुत ही भड़काया है। अब अगर और कुछ करा तो कसम खाता हूँ तुम्हारी वो हाल करूँगा जो तुमने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोची होगी। रियांश आगे कहता है, मैंने तुमसे शादी करने के लिए इतनी तैयारी की और तुम मुझसे शादी करे बिना ही यहाँ से भाग गई। तुम जानती हो ना, तुम्हारी हर चीज़ पर रियांश राणा का हक है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रियांश राणा को छोड़कर भागने की। इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी बहुत ज़रूरी है जान, ताकि आगे से ऐसा कुछ भी करने से पहले तुम्हें अपनी सज़ा याद आए। यह कहकर रियांश अपनी बेल्ट को आरवी के ऊपर बरसाना शुरू कर देता है। उस कमरे में आरवी की दर्द भरी चीखें गूंज रही थी और ये सिलसिला आधे घंटे तक चलता रहता है। आरवी के मुंह से अब खून निकल रहा था और शरीर पर अनगिनत चोटों के निशान पड़ चुके थे। रियांश आरवी को देखकर अपने शर्ट के बटन खोल कर कहता है, आज तुम्हें मैं अपना बनाकर रहूँगा। अब मुझे किसी शादी का इंतज़ार नहीं करना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी नरक से भी बदतर बना दूँगा। ये बोलते ही रियांश अपनी शर्ट को उतार कर फेंक देता है और आरवी के ऊपर आ जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।